हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं प्रेम सिंह हमारे स्टडी चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ रहे हैं गुप्त साम्राज्य। पिछली वीडियो में हमने मौर्य साम्राज्य को कंप्लीट किया है। आज से हम लगातार गुप्त साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। गुप्त साम्राज्य का टाइम पीरियड रहेगा 240 ईस्वी से 550 ईस्वी। 240 ईस्वी से 550 ईस्वी। लगभग तीसरी शताब्दी के अंत में हम कहते हैं गुप्त साम्राज्य का उदय हुआ। वायु पुराण, विष्णु पुराण और भागवत पुराण, इन ग्रंथों से, तीनों ही ग्रंथों से हमें गुप्त साम्राज्य के बारे में पता चलता है। और जो प्रारंभिक स्थिति पता चलती है गुप्त साम्राज्य की, उसके अनुसार गुप्तों का जो प्रारंभिक साम्राज्य था वो मगध और उसके आसपास के क्षेत्र तक सीमित था। मगध और जैसे उत्तर पश्चिम बंगाल का जो गंगा नदी का तटीय इलाका है, बस वहीं तक सीमित था प्रारंभिक गुप्त साम्राज्य। तो स्रोतों के रूप में आपने ध्यान रखनी है तीन ग्रंथों के नाम: वायु पुराण, विष्णु पुराण और भागवत पुराण। ये प्राचीनतम स्रोत हैं गुप्त साम्राज्य के बारे में जानकारी के। अब हम लगातार जो इसके शासक हुए उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले श्रीगुप्त, जो प्रारंभिक शासक हुए गुप्तों के। कई विद्वानों का मत है भी श्रीगुप्त के नाम से ही जो है साम्राज्य का नाम। अलग अलग हमें जो है अवधारणाएं मिलेंगी, इनकी उत्पत्ति के संबंध में अवधारणाएं मिलेंगी। गुप्त कौन थे? क्षत्रिय थे, वैश्य थे, शूद्र थे? अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं। कुछ इनको क्षत्रिय मानते हैं, कुछ वैश्य मानते हैं, कई शूद्र मानते हैं। हमें कईयों का जो वैश्य मानते हैं उनका मत है, जैसे आज हम गुप्ता जो है गोत्र देखते हैं कई लोगों के नाम के पीछे, काफ़ी फेमस है गुप्ता। तो उन्होंने कहा है भी ये गुप्ता है, ये गुप्तों के ही वंशज हैं, तो उस आधार पर उन्होंने वैश्य कहा है। तो इन सब बातों में ज़्यादा ना जाते हुए हम श्रीगुप्त के बारे में बात करेंगे। प्रारंभिक शासक थे गुप्तों के, और इनका टाइम पीरियड जो है श्रीगुप्त का वो रहेगा 240 ईस्वी से लेके 280 ईस्वी तक, 40 साल का। इन्होंने महाराज की उपाधि धारण की। प्रभावती गुप्ता के इंपॉर्टेंट नाम है प्रभावती गुप्ता। कौन थी भी? प्रभावती गुप्ता एक महिला शासक है जिसे प्राचीन भारत की प्रथम महिला सम्राट होने का गौरव प्राप्त है। गुप्त साम्राज्य के एक प्रतापी शासक चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य की पुत्री थी प्रभावती गुप्ता। आगे इसके बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल से। तो इसके जो है पूना ताम्रपत्र अभिलेख से हमें जानकारी मिलती है भी श्रीगुप्त जो हैं ये प्रारंभिक शासक थे गुप्तों के, और इन्होंने महाराज की उपाधि धारण की। ऐसा विद्वानों का मत है भी निश्चित रूप से ये किसी के सामंत रहे होंगे, कोई स्वतंत्र शासक नहीं थे। नेक्स्ट श्रीगुप्त के बाद आ जाते हैं घटोत्कच। घटोत्कच महाराज आ जाते हैं श्रीगुप्त के बाद दूसरे नंबर पे, और इनका टाइम पीरियड भी लगभग उतना ही हमने दिया है, 40 साल, 319 ईस्वी। घटोत्कच के बारे में भी जो हमारे पास अभिलेखीय साक्ष्य है वो प्रभावती गुप्ता के ही, एक तो पूना ताम्रपत्र अभिलेख से, और प्लस इसमें एक और हो जाएगा रिद्धपुर ताम्रपत्र अभिलेख। रिद्धपुर ताम्रपत्र अभिलेख से प्रभावती गुप्ता के और पूना ताम्रपत्र अभिलेख से घटोत्कच के बारे में जानकारी मिलती है। इन्हें गुप्तों का प्रारंभिक शासक बताया गया है। इन्होंने भी महाराज की उपाधि ही धारण की। 319 ईस्वी में घटोत्कच ने अपने पुत्र चंद्रगुप्त को राज सिंहासन पर बिठाया। चंद्रगुप्त प्रथम कह देते हैं हम इनको, नाम इनका चंद्रगुप्त था, और इनका टाइम पीरियड है 319 से
35 ईस्वी। बीच में रोक के एक चर्चा करना चाहता हूं मैं। एक तो अभी देखो इसी चैप्टर के अंदर हमने ये जो 12वीं इतिहास की बुक में से दूसरा चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, और पहले हमने मौर्य साम्राज्य पढ़ा है, अभी हम गुप्त साम्राज्य पढ़ रहे हैं। मौर्य साम्राज्य के अंदर हमने मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य को लिया। अभी हम चंद्रगुप्त प्रथम ले रहे हैं, और इसके बाद हम समुद्रगुप्त को लेंगे, और समुद्रगुप्त के बाद फिर जो नेक्स्ट महत्वपूर्ण शासक आ जाएंगे गुप्त साम्राज्य के, वो आएंगे चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य। तो इस नाम में चंद्रगुप्त नाम की जो संज्ञा है, इसमें बिल्कुल भी हमने कंफ्यूज नहीं होना है। मौर्य साम्राज्य वाला जो चंद्रगुप्त है वो चंद्रगुप्त मौर्य है, उसके नाम के आगे मौर्य लगा हुआ है। उनका इनसे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है जब कम पढ़ के हम एग्जाम देने के लिए बचे जाते हैं तो निश्चित रूप से समुद्रगुप्त के आगे भी मौर्य लगाया हुआ मैंने कई बार कापियों के अंदर देखा है। तो ऐसी मिस्टेक हमने नहीं करनी है। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त नाम से मौर्यों में एक ही सम्राट हुआ है संस्थापक, वो एक अलग बात है, उसको मस्तिष्क से 1 मिनट के लिए हटा दो। अब चंद्रगुप्त प्रथम आ गया, और समुद्रगुप्त के बाद हम लेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय। उनके नाम के आगे हम हमेशा विक्रमादित्य बोलते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य, ताकि कोई कंफ्यूजिंग क्रिएट होने का काम उस जगह पर नहीं हो। तो चंद्रगुप्त प्रथम। अब एक ये कॉन्सेप्ट पर मैं बात करना चाहता हूं, जो हम शासकों के आगे लिखते हैं प्रथम, द्वितीय, तृतीय, ऐसे कई शासक हम लेंगे। आगे हम लेंगे कुमारगुप्त प्रथम, कुमारगुप्त द्वितीय, और बहुत सारे वंशों के अंदर हम ऐसे शासक लेंगे प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। और वर्ल्ड हिस्ट्री हम पढ़ें तो जैसे फ्रांस का शासक हम पढ़ते हैं लुई 16वां। पिछले वर्ष आपने विश्व के इतिहास में फ्रांस की क्रांति पढ़ी, तब हमने पढ़ा भी फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस के शासक कौन थे, लुई 16वां। उससे पहले लुई 14वें और 15वें के बारे में भी हमने पढ़ा। तो ये जो प्रथम, द्वितीय, तृतीय ये है, क्या ये लोग जब थे, जब महाराज धीराज चंद्रगुप्त सिंहासनारूढ़ थे, तो क्या उनके नाम के आगे यूं बोला जाता था भी चंद्रगुप्त प्रथम, और फिर विक्रमादित्य के नाम के आगे यूं बोला जाता था भी चंद्रगुप्त द्वितीय? बिल्कुल भी नहीं। उनकी संज्ञा चंद्रगुप्त थी, चंद्रगुप्त बोला जाता था, फिर समुद्रगुप्त हुए, फिर वापस चंद्रगुप्त हुए तो उनको भी चंद्रगुप्त बोला जाता था। अगर मान लो कोई तीसरा चौथा हो रहा है तो उनको भी चंद्रगुप्त बोला जाएगा। ये प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ ये हमने लगाए हैं। जब इतिहासकारों ने इतिहास का पुनर्लेखन किया, जो प्रारंभिक स्रोत थे उनको उठाया और एक नए सिरे से इतिहास को लिखा आधुनिक समय में, तो पढ़ने वाले जो छात्र हैं, जो स्टूडेंट हैं इतिहास के, वो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं हो। इसलिए जो समान नाम एक ही वंश में आए तो उनके आगे हमने प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ यूं लगाया। और ये जो अवधारणा है सेम नाम वाली, ये आपको बहुत जगह मिलेगी, भारत के अंदर भी बहुत वंशों में मिलेगी, और पूरे विश्व का इतिहास पढ़ें तो जगह जगह प्रत्येक देश में कोई ना कोई वंश ऐसा हमें मिलेगा जहां एक ही नाम के लगातार शासक आएंगे। अब इसकी वजह क्या थी? निश्चित रूप से अगर एक ही जैसी घटना पूरे विश्व स्तर पर घटित हो रही है तो निश्चित रूप से उसका कोई कारण रहा होगा। तो इसका कारण जो सामने आया है वो ये है भी एक नाम का जब कोई प्रतापी शासक होता है तो उसके नाम की जनता के मनों में एक पैठ बन जाती है। जैसे कहते हैं उसका सिक्का चल गया, वे उसके नाम की एक गरिमा जो है वो कायम हो गई है लोगों के दिलो दिमाग में। तो आने वाले जो शासक हैं वो उस चीज से लाभ उठाना चाहते हैं। उनको पता है भी हमारे दादाजी का ये नाम था चंद्रगुप्त, और लोगों के मनों में, दिलों में बड़ा प्यार था उनके लिए, उनका बड़ा भय था शत्रुओं में। तो फिर उसी संज्ञा को लेके नया शासक भी सिंहासनारूढ़ हो जाता है, क्योंकि साधारण जो प्रजा है वो इतनी ज्यादा सक्रिय हस्तक्षेप राजनीति में उस समय में नहीं किया करती थी, उनको इतना ज्यादा मालूमात नहीं रहा करता था, तो उनके लिए वो जो संज्ञा है वो बनी रहती थी। तो उनकी जो शासन के प्रति श्रद्धा है वो भी लगातार बनी रहती थी। तो ऐसा लाभ लेने के लिए समान नाम वाला कॉन्सेप्ट लगाया जाता था, जैसा कि विद्वानों का मत है। तो ये प्रथम, द्वितीय, तृतीय हमने अपनी सुविधा के लिए लगाए हैं। वापस आते हैं अपने पॉइंट पे। हम पढ़ रहे हैं गुप्त साम्राज्य। ये टाइम पीरियड आपको याद करना है, बाकी कोई याद रहे ना रहे। 240 से 550 ईस्वी गुप्तों का टाइम पीरियड है।
लगभग 300 साल। प्रथम शासक श्रीगुप्त महाराज की उपाधि धारण की है और हमने इनको कहा है भी निश्चित रूप से किसी के सामंत रहे होंगे, स्वतंत्र शासक नहीं है। और दूसरे घटोत्कच पूना ताम्रपत्र और रिद्धपुर ताम्रपत्र दोनों प्रभावती गुप्ता के हैं, उनसे इनके बारे में जानकारी मिलती है। तीसरे नंबर पे महत्वपूर्ण शासक आ जाते हैं चंद्रगुप्त प्रथम। इनका टाइम पीरियड आपने निश्चित रूप से याद रखना है 319 से 335 ईस्वी। अब क्यों याद रखना है, एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम चंद्रगुप्त प्रथम जो है इनकी हम बात करें तो ये एक प्रतापी शासक हुए गुप्त वंश के अंदर और इन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। महाराजाधिराज ये एक सर्वोच्च उपाधि मानी जाती थी भी, महाराजाधिराज सर्वोच्च सत्ता के लिए ये उपाधि इस्तेमाल की जाती थी। तो इसलिए विद्वानों का मत है कि ये प्रथम स्वतंत्र शासक हुए हैं और गुप्तों की शक्ति के जो है वास्तविक संस्थापक। तो हम इन्हें गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक भी कह सकते हैं। देखो ये कॉन्सेप्ट हम लगभग सभी वंशों के अंदर पढ़ेंगे भी, एक उसका संस्थापक और एक वास्तविक संस्थापक। वास्तविक संस्थापक हम उनको मानते हैं जो साम्राज्य को एक स्थायी और सुदृढ़ नींव प्रदान करता है, मजबूत सिद्धांत प्रदान करता है, उन्हें कह देते हैं वे। तो चंद्रगुप्त प्रथम प्रथम वास्तविक शासक हुए हैं। टाइम पीरियड 319 से 335, महाराजाधिराज की उपाधि धारण की और 319 में इन्होंने एक संवत चलाया है जिसको हम कह देते हैं गुप्त संवत। गुप्त संवत और टाइम 319 या 320 ये लेते हैं हम ईस्वी। प्राचीन काल के जो महत्वपूर्ण संवत हैं उनके बारे में आपने पढ़ा सुना होगा भी। सबसे प्राचीन हम कौन सा लेते हैं, विक्रमी संवत। ये किसने शुरू किया, विक्रमी संवत शुरू किया गया विक्रमादित्य के द्वारा। उज्जैन के शासक थे विक्रमादित्य, इन्होंने शक शासकों को पराजित किया था और उस विजय के उपलक्ष्य में इन्होंने 57 ईसा पूर्व में विक्रमी संवत शुरू किया था। तो ये विक्रमादित्य ने शुरू किया था और ये इतने फेमस हो गए विक्रमादित्य भी, बाद वाले बहुत सारे शासकों ने इस नाम को, विक्रमादित्य की जो संज्ञा है, इसको एज ए उपाधि धारण किया भी। जैसे हम अभी यहाँ बात कर रहे थे भी चंद्रगुप्त के बाद समुद्रगुप्त आएंगे और समुद्रगुप्त के बाद फिर वापस चंद्रगुप्त द्वितीय जो हैं उन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि को धारण किया। दक्षिण भारत में हमें बहुत सारे शासक मिलेंगे जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि को धारण किया। मध्यकाल तक हम जाते हैं तो वहाँ अकबर के समय में हेमू विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला अंतिम शासक हम कहते हैं। मध्यकाल के अंदर अंतिम हिंदू सम्राट दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। चलो खैर बाद की बात है। विक्रमादित्य फेमस हो गया, विक्रमी संवत चलाया इन्होंने 57 ईसा पूर्व में। एक तो ये संवत है। दूसरा हमारा जो राष्ट्रीय पंचांग है शक संवत, ये 78 ईस्वी में। अब इसके साथ भी बड़ी कहानी है भी, इसको शुरू किसने किया, शुरू इसको किया कुषाण शासक। कुषाण शासकों द्वारा शुरू किया गया, लेकिन ज्यादातर प्रयोग किसके द्वारा किया गया, शकों के द्वारा। शकों के द्वारा इसको बहुत ज्यादा प्रयोग किया गया, तो इसका नाम ही पड़ गया इस संवत का शक संवत। कनिष्क ने इसको चलाया था, कुषाण शासक था भी कनिष्क, महत्वपूर्ण शासक था कनिष्क ने चलाया, लेकिन कहते इसको शक संवत है। कनिष्क का संबंध कुषाणों से है, लेकिन शकों द्वारा ज्यादा प्रयोग किए जाने के कारण शक संवत कहलाता है। तीसरा आज हमने बात की है महत्वपूर्ण संवत की, गुप्त संवत, और शुरू कब हुआ, 319 या 320 ईस्वी में। गुप्तों के जो अभिलेख हमें मिले हैं उनके ऊपर जो तिथि है वो गुप्त संवत के अंदर हमें मिलती है। एक तो ये महत्वपूर्ण उपलब्धि है चंद्रगुप्त प्रथम की। दूसरा हमने बात की महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। तीसरा चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से हुआ। इसकी पुष्टि हमें राजा रानी प्रकार के सिक्कों से होती है। राजा रानी प्रकार के सिक्के मिलते हैं चंद्रगुप्त प्रथम के। राजा रानी प्रकार के सिक्के इसलिए कह देते हैं, एक तरफ जो है चंद्रगुप्त प्रथम की फोटो बनी हुई है, नाम लिखा हुआ है, और दूसरी तरफ कुमार देवी की
फोटो बनी हुई है उनका नाम लिखा हुआ है, या इसको हम चंद्रगुप्त कुमार देवी प्रकार के सिक्के कह देते हैं। देखो, सिक्कों से हमें इतिहास के ऊपर बड़ा प्रकाश पड़ता है और बड़े महत्वपूर्ण स्रोत हैं वो इतिहास के, और बड़ी प्रमाणिक और सटीक जानकारी उनसे हमें मिलती है। तो गुप्तों के हमें बहुत से सिक्के मिले हैं। हमें गुप्तों ने सोने की मुद्राएं जो है भारी मात्रा में जारी की, चांदी की मुद्राएं जारी की, तांबे की मुद्राएं जारी की। तो अलग अलग सोने के सिक्के हमें मिलते हैं सभी शासकों के। तो उनसे उनकी उपाधियों के बारे में और उनकी स्थिति के बारे में हमें मालूमात होता है। तो चंद्रगुप्त कुमारदेवी प्रकार के सिक्के या राजा रानी प्रकार के सिक्के इनको हम कह देते हैं। कुमारदेवी से विवाह करने के पश्चात जो है वो गुप्त साम्राज्य जो है, गुप्त जो वंश है उसकी प्रतिष्ठा बहुत बढ़ गई। उसके बाद ही इन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। इसके जो विद्वान कारण बताते हैं भी, एक तो जो है लिच्छवी उस टाइम बहुत शक्तिशाली स्थिति में थे, तो कुमारदेवी से विवाह करने के कारण चंद्रगुप्त की शक्ति में वृद्धि हुई। और दूसरा जो है आर्थिक रूप से भी उनको सहायता मिली और उनका आर्थिक तौर से उनका जो साम्राज्य है वो सुदृढ़ हुआ भी। तो ये था चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में। आगे हम ले रहे हैं नेक्स्ट महत्वपूर्ण शासक। 335 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम के बाद में गुप्त साम्राज्य की गद्दी पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण शासक बैठ रहा है और उसका नाम है समुद्रगुप्त। आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।